हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हमने रक्त परिसंचरण के एक घटक हृदय या हार्ट के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था हार्ट की संरचना और उसकी फिजियोलॉजी क्रियाविधि के बारे में। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो रक्त का परिसंचरण होता है, रुधिर परिसंचरण जो होता है, वो बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उस बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में भी हमारे अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र संपन्न होता है। तो यहाँ हम इस दोहरे परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि दोहरा परिसंचरण तंत्र एक तो होता क्या है, और जो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र की क्रिया विधि है, कार्य प्रणाली है, वो कैसे संपन्न होती है। दोहरे परिसंचरण की क्रिया विधि जो है उसे इस डायग्राम द्वारा दर्शाया गया है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले देखिए दोहरा परिसंचरण तंत्र होता क्या है। परिसंचरण का मतलब, रुधिर परिसंचरण का मतलब होता है रुधिर द्वारा शरीर का एक चक्कर पूरा करना या पूरे शरीर का चक्कर लगाना। अब दोहरे परिसंचरण में होता क्या है, जो रुधिर वाहिनियों में ये बह रहा है, शरीर में बह रहा है, शरीर के अंदर जा रहा है, ये रुधिर शरीर का एक चक्कर पूरा लगाने के लिए जो हृदय होता है, इस हृदय से 2 बार तो जिसमें रुधिर शरीर का एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से कितनी बार गुजरता है भाई? 2 बार गुजरता है, उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना? क्या हो जाएगी परिभाषा? दोहरे परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे? कि ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर को शरीर का एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है भाई? दोहरा परिसंचरण तंत्र। कैसे 2 बार गुजरता है, मतलब इसकी जो कार्य प्रणाली या क्रियाविधि है वो कैसे होती है, 2 बार कैसे गुजरता है? तो जो दोहरा परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि है, इसे 2 भागों में बांटा गया है भाई। नंबर 1 फुफ्फुसीय परिसंचरण और नंबर 2 दैहिक परिसंचरण। दोहरे परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि को कितने भागों में बांटा जा सकता है भाई? 2 भागों में। एक तो फुफ्फुसीय परिसंचरण और एक दैहिक परिसंचरण। अब देखिए फुफ्फुसीय परिसंचरण का मतलब क्या है? फुफ्फुस यानी फेफड़े। मतलब इसमें होता क्या है, हृदय से होता हुआ रक्त कहाँ पहुँचता है? फेफड़ों में। हृदय से होता हुआ रक्त कहाँ पहुँचता है भाई? फेफड़ों में। ठीक है ना? तो इसमें तो क्रियाविधि बताएंगे अपन, लेकिन अपन को नाम से क्या याद रखना है कि इस परिसंचरण में जो रक्त होता है वो हृदय से गुजरकर कहाँ पहुँच जा रहा होता है भाई? फेफड़ों तक जा रहा होता है। और देह यानी शरीर, मतलब फेफड़ों को शरीर छोड़कर और पूरा शरीर। तो इस प्रकार के परिसंचरण में क्या होता है कि जो रुधिर है वो हृदय से होता हुआ कहाँ जाता है? फेफड़ों को छोड़कर शरीर के अन्य सभी भागों में पहुंचाया जाता है। देखिए कैसे संपन्न होता है। सबसे पहले बात करते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण में होता क्या है। हमने श्वसन बताया था आपको, जिसमें हमने बताया था कि श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन लेते हैं अपन, वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 मुक्त होती है, जो हमारे शरीर के लिए एक उत्सर्जी पदार्थ है या अनावश्यक पदार्थ है, जिसका शरीर से बाहर निकालना अत्यंत क्या होता है भाई? आवश्यक। तो जैसे ही ये क्रिया होती है शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर, जो CO2 बनती है, तो इस CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? रक्त का हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो जैसे ही CO2 को हीमोग्लोबिन ग्रहण करता है, हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़ता है, मतलब ये रक्त ग्रहण करता है जैसे इसे, तो वो अशुद्ध हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? अशुद्ध। तो जो ये फुफ्फुसीय परिसंचरण की क्रियाविधि है वो यहीं से चालू हो जाती है कि ये शरीर का कोई ऊतक है जिसके अंदर ऑक्सीकरण श्वसन की क्रियाविधि संपन्न हुई, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ और ये CO2 बन गई। और इस CO2 को ग्रहण कर लिया किसने? RBC ने, लाल रक्त कोशिका ने। ठीक है? तो ये अब RBC जो ये रक्त है ये CO2 युक्त रक्त हो गया। तो इसकी क्रियाविधि यहीं से चालू होती है कि इस अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से, जो ये हमने बताया था महाशिरा जो होती है, ये शरीर के सभी भागों से इस अशुद्ध रक्त को एकत्रित करती है और हृदय के कौन से भाग में डाल देती है भाई? दाएं आलिंद। फुफ्फुसीय परिसंचरण की क्रियाविधि कहाँ से चालू होती है भाई? कि शरीर के
विभिन्न कोशिकाओं में या ऊतकों में जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ है उससे जो CO2 मुक्त हुई है, उस CO2 को ग्रहण करने से रक्त क्या हो गया, अशुद्ध। तो इस अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी ऊतकों या कोशिकाओं या शरीर के सभी भागों से ये महाशिरा इकट्ठा करती है और इसे दाएं आलिंद में लाकर डाल देती है। दाएं आलिंद से ये रक्त आता है भाई दाएं निलय में। दाएं आलिंद से कहाँ गया अब ये रक्त, दाएं निलय में। और दाएं निलय से इसे जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है वो निकलती है दाएं निलय से। तो दाएं निलय से जो ये फुफ्फुसीय धमनी है इस अशुद्ध रक्त को देखो कहाँ पहुंचा रही है, कूपिकाओं में, मतलब फेफड़ों। ठीक है, अब फेफड़ों में क्या होगा, फेफड़ों में होगा इस रक्त का शुद्धिकरण। कैसे होगा शुद्धिकरण, दाएं निलय से जो ये फुफ्फुसीय धमनी है ये अशुद्ध रक्त मतलब CO2 या रक्त को ले जा रही है फेफड़ों तक। तो फेफड़ों में क्या किया जाएगा, इस CO2 को तो श्वसन द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा और उसमें क्या मिला दी जाएगी, देखो ऑक्सीजन। हो गया रक्त का शुद्धिकरण। तो इस प्रकार तो दोहरे परिसंचरण तंत्र का पहला चरण संपन्न होता है भाई, कौन सा, फुफ्फुसीय परिसंचरण। यहां हमने देखा था कि जो रक्त है वो हृदय से निकलकर कहां पहुंचता है, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है भाई, दोबारा देखो, फुफ्फुसीय परिसंचरण नाम से ही याद रखना, दोहरे परिसंचरण में 2 बार गुजरता है हृदय। एक बार हृदय से इस चरण में गुजरेगा और दूसरी बार इस चरण में। इस चरण में हृदय से गुजरने के बाद कहां जा रहा है भाई, फेफड़ों में। और इस चरण में हृदय से गुजरने के बाद कहां जा रहा है, फेफड़ों की कोशिकाओं को छोड़कर शरीर के अन्य सभी भागों में। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण की बात कर रही है, कहां से चालू होता है कि श्वसन की क्रिया के या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से जो शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर या प्रत्येक भाग के अंदर जो CO2 बनी है उसे रक्त द्वारा ग्रहण किया जाता है और रक्त कैसा हो जाता है, अशुद्ध। इस अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से जो ये महाशिरा होती है ये इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके देखो कहाँ लाकर डाल देती हैं, दाएं आलिंद। दाएं आलिंद से ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, दाएं निलय में। और दाएं निलय से निकलती है फुफ्फुसीय धमनी जो इस अशुद्ध रक्त को देखो कहाँ पहुंचाती है, फेफड़ों में। जैसे ये अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है वहां रक्त का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण। कैसे, रक्त में जो CO2 थी उसे कूपिकाओं में छोड़कर श्वसन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें क्या मिला दी जाती है भाई, O2। तो ये तो हो गया एक चरण, ये वाला जिसे अपन कहें फुफ्फुसीय परिसंचरण। अब इसमें दूसरा चरण इसका जो है दैहिक परिसंचरण। हमने बताया दिया था हृदय से होते हुए कहाँ पहुंचाया जाएगा, फेफड़ों के अतिरिक्त शरीर के अन्य सभी भागों में। तो देखिए ये कहां से चालू होगा, जहां फुफ्फुसीय परिसंचरण हमने छोड़ा था या खत्म किया था। तो इस चरण में क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त होता है, यहाँ रक्त का शुद्धिकरण हो गया था, शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय सिरा जो होती है वो फुफ्फुसीय सिरा लाकर डाल देती है बाएं आलिंद में। ये आ गया भाई शुद्ध रक्त, कहाँ आ गया, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में कल हमने बताया था फुफ्फुसीय सिरा आती है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लाती है। तो जो ये फुफ्फुस दैहिक परिसंचरण की क्रियाविधि यहाँ से चालू होती है, कहाँ से, कि फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त या शुद्ध रक्त को जो फुफ्फुसीय सिराएं होती हैं वो बाएं आलिंद में लाकर डाल देती है। यहाँ देखो तीर के निशानों से दर्शा रखा है हमने। बाएं आलिंद से वो आ जाता है भाई बाएं निलय में। ये आ गया शुद्ध रक्त किसमें, बाएं निलय में। और बाएं निलय से हमने बताया था ये देखो निकलती है महाधमनी। तो बाएं निलय से शुद्ध रक्त को जो ये महाधमनी होती है ये वाली भाई, ये पहुंचा देती है फेफड़ों की कूपिकाओं को छोड़कर शरीर के अन्य सभी ऊतकों में। ठीक है, और ये जो रक्त जब शुद्ध रक्त यहाँ आता है तो शरीर के ऊतकों द्वारा इस ऑक्सीजन को काम में ले लिया जाता है। तो हमने बताया था दैहिक परिसंचरण का मतलब क्या है कि हृदय रक्त से होकर कहाँ पहुंचाया जाएगा, कूपिकाओं को छोड़कर शरीर के अन्य सभी भागों में। ठीक है, दोबारा देख लो, दैहिक परिसंचरण। दैहिक परिसंचरण वहां से चालू होगा जहां फुफ्फुसीय परिसंचरण खत्म हुआ था। इस चरण में क्या होता है कि जो फेफड़ों में शुद्ध रक्त होता है उसे फुफ्फुसीय सिराएं ग्रहण करती हैं। फुफ्फुसीय सिराएं जो होती हैं वो बाएं आलिंद में लाकर डाल देती हैं। बाएं आलिंद से आ जाता है ये बाएं निलय में, और बाएं निलय से जो ये महाधमनी निकल रही होती है ये महाधमनी इसे पहुंचा देती है शरीर के अन्य सभी भागों में। इस प्रकार दोहरे परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि संपन्न होती है, जिसमें रक्त को यहां से शुरुआत की थी भाई अपन ने रक्त की, और देखिए हृदय से 2 चक्कर लगाता हुआ वापस यहाँ आ गया, तो शरीर का 1 चक्कर पूरा लगा दिया। और इस 1 चक्कर को पूरा लगाने के लिए रक्त हृदय से कितने बार गुजरा है भाई, 2 बार। इसे ही क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है भाई, इसके अपने अंदर विशेष महत्व क्या है। देखो इसके महत्व आपने नोटिस किया होगा, हमने हृदय की संरचना में पढ़ी थी जब भी बताया था
कि अशुद्ध रक्त जो होता है वो सदैव हृदय के दाएं भाग में बहता है और शुद्ध रक्त सदैव बाएं भाग में। ये किसके कारण ही संभव होता है भाई? दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण ही संभव होता है। तो पहली चीज या पहला महत्व हो जाएगा कि दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण ही शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में सदैव कैसे बहते हैं भाई? अलग अलग बहते हैं। ठीक है ना? शुद्ध और अशुद्ध रक्त कभी भी अपने शरीर के अंदर मिलते नहीं है एक क्षण के लिए भी, हमेशा अलग अलग रहते हैं। वो किसके कारण ही संभव है? दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण ही। दूसरा, हम जानते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं वो समतापी होते हैं। मतलब हम कैसे प्राणी हैं? समतापी प्राणी है। समतापी का मतलब जिनके शरीर का ताप हमेशा नियत बना रहता है। तो जो ये हमारे शरीर का ताप नियत बना रहता है, ये भी किसके कारण ही बना रहता है भाई? दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण ही। क्यों? क्योंकि शरीर के ताप या समतापी का मतलब क्या है? समतापी या शरीर का ताप नियत रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर को। और वो जो उच्च ऊर्जा होती है वो कैसे रक्त से प्राप्त होती है? हमने बताया था ऑक्सीजनित रक्त या शुद्ध रक्त से। इसलिए इसका अलग बहना आवश्यक है, जो किसके कारण ही है? दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण। तो अपन कह सकते हैं कि दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण ही हमारे शरीर का ताप नियत बना रहता है। और तीसरा और विशेष महत्व, शरीर के सभी ऊतकों तक ऑक्सीजनित रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन? महाधमनी। ठीक है? और महाधमनी निकलती है हृदय से, जो भी बाएं निलय से। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा शरीर तो अनेकों अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका तक रक्त पहुंचना आवश्यक होता है। अब रक्त प्रत्येक कोशिका तक कब पहुंचेगा भाई? जब महाधमनी में इतना दाब उत्पन्न हो जिससे रक्त बहता चला जाए या शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाए। तो महाधमनी के लिए जो ये आवश्यक दाब होता है, ये भी किसके कारण ही उत्पन्न हो पाता है भाई? दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण ही। तो तीसरा हो जाएगा, महाधमनी में दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण ही आवश्यक दाब जो है वो उत्पन्न होता है। इतना दाब उत्पन्न होता है कि रक्त को आसानी से शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये हुए अपने दोहरे परिसंचरण तंत्र के क्या भाई? महत्व। 3 महत्व हैं, याद रखना। नंबर 1, दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण ही शुद्ध और अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में सदैव अलग अलग बहते हैं। नंबर 2, दोहरे परिसंचरण तंत्र के कारण ही हमारे शरीर का ताप नियत बना रहता है, क्योंकि शरीर का ताप नियत बनाने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो उच्च ऊर्जा शरीर को ऑक्सीजनित रक्त या शुद्ध रक्त से प्राप्त होती है। और नंबर 3, इसी तंत्र के कारण जो ये महाधमनी है, इसमें इतना दाब उत्पन्न होता है कि रक्त को आसानी से शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है भाई स्टूडेंट? तो ये हुआ भाई अपना दोहरा परिसंचरण तंत्र। हृदय के अंदर ये, इसलिए हृदय की संरचना और क्रियाविधि के बाद अपन ने ये पढ़ा है। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं और कैसे संपन्न होता है? दोबारा सुन लो, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त को शरीर का एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, उसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी क्रियाविधि को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक फुफ्फुसीय परिसंचरण और दूसरा दैहिक परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण में होगा क्या? रक्त हृदय से होता हुआ कहाँ जाएगा? फेफड़ों तक। और दैहिक परिसंचरण में क्या होगा? रक्त हृदय से होता हुआ कहाँ जाएगा? फेफड़ों की कोशिकाओं को छोड़कर अन्य सभी भागों तक। फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या होगा? कैसे होता है? ये तो हमने बताया था कि शरीर के विभिन्न भागों से में जो अशुद्ध रक्त बनता है, उस अशुद्ध रक्त को ये जो महाशिरा होती है ये दाएं आलिंद में लाकर डाल देती है। दाएं आलिंद से दाएं निलय में आता है और दाएं निलय से रक्त को पहुंचा दिया जाता है कहाँ? फेफड़ों के अंदर, जहां रक्त को क्या कर दिया जाता है? इसका शुद्धिकरण कर दिया जाता है, मतलब CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और रक्त में क्या मिला दी जाती है? O2। दैहिक परिसंचरण में क्या होता है? जो फेफड़ों के अंदर जो ये शुद्ध रक्त है, इसे फुफ्फुसीय सिराओं द्वारा कहाँ डाल दिया जाता है? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहाँ आता है? बाएं निलय में। और बाएं निलय से इसे महाधमनी द्वारा शरीर की सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार हमारे अंदर दोहरे उसके बाद देखिए परिसंचरण तंत्र का अगला घटक पढ़ेंगे अपन। 2 घटक पूरे हो गए भाई यहाँ अपने। पहला घटक हमने रक्त पढ़ा था और परिसंचरण तंत्र का दूसरा जो घटक है वो पढ़ा है भाई हमने। परिसंचरण तंत्र का दूसरा घटक पढ़ लिया हमने, हृदय। तीसरा घटक आता है भाई अपना रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स बोलते हैं इन्हें।
रुधिर वाहिनियां क्या होती है, हमने बताया था बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है अपने अंदर। मतलब जो रक्त होता है वो सीधे ही देह गुहा में नहीं बहता है, रक्त के बहने के लिए एक विशेष प्रकार की नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इन विशेष प्रकार की नलिकाकार संरचनाओं को क्या कहते हैं अपन, रुधिर वाहिनियां। मतलब वे नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रक्त बहता है उन्हें रुधिर वाहिनियां कहा जाता है। अब जो रुधिर वाहिनियां होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं भाई, जिनमें एक तो है धमनी जिन्हें आर्टरीज बोलते हैं, दूसरी है सिरा जिन्हें वेंस बोला जाता है, और तीसरी है वही केशिकाएं, कैपिलरीज बोला जाता है। ठीक है, रक्तवाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। नंबर 1 धमनियां, नंबर 2 सिराएं, नंबर 3 केशिकाएं। ठीक है, अब देखो धमनियां क्या होती हैं, हमने जब हृदय की संरचना पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि सिराओं का संबंध हृदय के ऊपरी भाग अर्थात आलिंदों से होता है, और जो धमनी है उनका संबंध हृदय के निचले भाग अर्थात निलयों से होता है। मतलब एक प्रकार की जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो रक्त को हृदय में लाती हैं, और दूसरे प्रकार की रुधिर वाहिनियां हैं वो रक्त को हृदय से ले जाती हैं। अब लाती कौन है, हृदय के ऊपरी भाग में अर्थात सिराएं, और ले जाती कहां से है, हृदय के निचले भाग से अर्थात धमनियां। तो परिभाषा इसी आधार पर बनेगी भाई। धमनियां कौन सी रुधिर वाहिनियां हैं, वे रुधिर वाहिनियां जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, वे रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं वो तो क्या कहलाती हैं, धमनियां। और सिराएं क्या होती हैं, वे रक्त वाहिनियां जो रक्त को हृदय में लाती हैं वो क्या कहलाती हैं भाई, सिराएं कहलाती हैं। ठीक है, हृदय की संरचना से याद रखना, आपको याद क्या रखना है कि एक प्रकार की रुधिर वाहिनियों का संबंध आलिंदों से होता है जो सिराएं हैं, दूसरे प्रकार की रुधिर वाहिनियों का संबंध निलयों से होता है जो धमनियां हैं। आलिंदों में आता है रक्त, निलयों से जाता है। आलिंदों में आता है तो इसका मतलब कि सिराएं रक्त को हृदय में लाने का कार्य करती हैं और धमनियां रक्त को हृदय से ले जाने का कार्य करती है। तो ऐसे हमने इसकी परिभाषा बना दी कि वे रुधिर वाहिनियां जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं वो तो धमनियां हो गई, और जो रक्त को हृदय में लाती हैं वो सिराएं। अब केशिकाएं क्या है भाई, धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती है मतलब शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती हैं। तो जैसे ही किसी ऊतक के अंदर धमनियां प्रवेश करती हैं तो ऊतक के अंदर प्रवेश करने के बाद ये ऐसे छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं प्रत्येक कोशिका में रक्त को पहुंचाने के लिए। इन्हें ही क्या कहा जाता है भाई, केशिकाएं। ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं ये फिर निकलते समय क्या होती हैं, सब आपस में जुड़ जाती हैं और सिरा के रूप में बाहर निकलती है। तो या तो अपन कह सकते हैं कि ऊतक के अंदर धमनियों को सिराओं से जोड़ने वाली पतली पतली जो नलिकाएं होती हैं उन्हें केशिका कहा जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि ऊतक के अंदर धमनियां अनेक छोटी छोटी या पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। तो कैसे याद रख लेना भाई, दो परिभाषाएं बता दी हमने कि ऊतकों के अंदर धमनियों को सिराओं से जोड़ने वाली पतली पतली नलिकाएं क्या कहलाती हैं, केशिकाएं, या ऊतकों के अंदर धमनियां अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है। इसमें रुधिर वाहिनियों से संबंधित जो प्रश्न है ना, जो पूछा जा सकता है वो धमनियों और सिराओं के अंतर का बनता है। वो आपसे पूछेगा कि धमनी व सिरा में कोई 2, 3, 4 नंबरों के हिसाब से 2 नंबर का है तो 2, 3 नंबर का है तो 3 अंतर लिखिए। तो देखिए एक अंतर तो इसकी परिभाषा का ही हो रहा है कि धमनियां क्या होती हैं, धमनियां वे रुधिर वाहिनियां होती हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, और सिरा क्या हो जाएंगी, जो रक्त को हृदय में लाती हैं। तो एक अंतर तो हम इसकी परिभाषा का ही लिख सकते हैं। दूसरा अंतर, जो धमनियां होती हैं इनमें प्राय शुद्ध रक्त बहता है,
क्योंकि हृदय से रक्त को दूर ले जाने का कार्य कर रही है। दूर कहाँ? शरीर की प्रत्येक कोशिका तक। और शरीर की प्रत्येक कोशिका को कैसे रक्त की आवश्यकता होती है? शुद्ध रक्त को। इसका मतलब धमनियों में प्राय कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। लेकिन हृदय की संरचना में हमने बताया था दाएं जो निलय होता है उससे फुफ्फुसीय धमनी निकलती है और दाएं भाग में कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। इसका मतलब फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, ठीक है। और शिराओं की यदि बात करें हम तो शरीर के विभिन्न भागों से, मतलब हृदय में पहुंचा रही है, तो शरीर के विभिन्न भागों से पहुंचा रही है। ये शरीर के विभिन्न भागों से कैसा रक्त पहुंचाती है? हृदय तक अशुद्ध रक्त। इसका मतलब जो शिराएं होती हैं इनमें प्राय कैसा रक्त बहता है? विऑक्सीजनित कह लो, विऑक्सीजनित या अशुद्ध रक्त। तो इनमें प्राय कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। लेकिन आपने देखा होगा एक शिरा है जो फेफड़ों से आती है, फुफ्फुसीय शिरा, जो बाएं आलिंद में खुलती है और फेफड़ों से आ रही है, तो वो कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त। तो यहां हम ले सकते हैं केवल फुफ्फुसीय शिरा को, किसको छोड़कर भाई? फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर। तो दूसरा अंतर क्या हो गया? धमनियों में प्राय कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। केवल कौन सी धमनी को छोड़कर? फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर। और शिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। केवल कौन सी शिरा को छोड़कर? फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर। इसके बाद जो तीसरा अंतर है इसका, कि जो ये धमनियां हैं इनमें रक्त कब जाएगा? हृदय से निकलने के बाद। और हृदय हम जानते हैं संकुचन और शिथिलन करता रहता है। धमनियों में रक्त आता है हृदय जब निलय संकुचन करते हैं, और संकुचन के बाद रक्त निकलेगा। तो बताओ झटके लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इसका मतलब जो धमनियां होती हैं इनमें जो रक्त है वो झटकों के साथ बहता है, क्योंकि हृदय से निकलते हुए बहता है ना, तो हम कह सकते हैं झटकों के साथ बहता है। परंतु जो शिराएं होती हैं इनमें रक्त का प्रवाह कैसा होता है? सतत, मतलब रक्त सतत प्रवाह के साथ बहता है। शिराओं में जो रक्त है उसमें कोई झटके नहीं होते हैं, जबकि जो धमनी है, नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रहा होगा ये आपके, कि हृदय से निकलने के बाद आता है इसमें, और हृदय संकुचन और शिथिलन करता रहता है, तो झटके लगेंगे ही लगेंगे। अब देखिए चौथी, एक दाब के साथ, हृदय से निकलने के बाद एक अधिक दाब के साथ आएगा इनमें रक्त धमनियों में। तो उस दाब को सहने के लिए बताओ धमनियों की भित्ति भी कैसी होनी चाहिए? मजबूत या मोटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जो धमनियां होती हैं इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी व प्रत्यास्थ होती है। हमने बता दिया था उन झटकों को सहन करने के लिए, फट नहीं जाए ये, इसलिए इनकी भित्ति कैसी होती है? मोटी व प्रत्यास्थ, मतलब लचीली। और जो शिराएं होती हैं इनमें रक्त का प्रवाह कम होता है, दाब कम होता है, इसलिए इनकी जो भित्ति होती है वो पतली व पेशीय होती है। शिराओं की भित्ति कैसी होती है भाई? पतली व पेशीय। ये चौथा अंतर हो गया भाई, ठीक है। एक और कह सकते हैं, देखिए हमने चित्र में बनाया था, आपके याद हो तो, जो धमनियां निकलती हैं, धमनी बताई थी अपन ने, और यहाँ कुछ ऐसी संरचना बनाई थी, अर्धचंद्राकार सी बनाई थी, आपको याद होगा। तो ये केवल जो संरचना है वो धमनियों की भित्ति में ही पाई जाती हैं। इन्हें बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं भाई? अर्धचंद्राकार कपाट। तो ये जो संरचनाएं हैं वो धमनियों में पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि इनमें अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, और शिराओं में अर्धचंद्राकार कपाट नहीं पाए जाते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं। और एक और अंतर लिख सकते हैं भाई, कि जो धमनियां होती हैं वो हमारे शरीर की गहराई में पाई जाती हैं, गहराई में धसी रहती हैं, और जबकि जो ये शिराएं होती हैं वो त्वचा के नीचे, मतलब धमनियों के ऊपर नीचे स्थित हो। ये लाल रंग की होती हैं गहराई में जो होती हैं, और ये नीलाभ, मतलब नीले हरे रंग की होती हैं। अपने त्वचा पर देख सकते हैं कि जो ये अपन को हरी हरी सी दिख रही है, नीलाभ बोलते हैं, थोड़ा सा प्योर हरी नहीं है, तो ये तो है वही शिराएं, और जो गहराई में धसी रहती हैं इनके वो है धमनियां, ठीक है। तो ये 6 अंतर लिख सकते हैं हम धमनियों और शिराओं के अंदर। कौन कौन से 6 अंतर है? बिल्कुल आसान है, एक के साथ दूसरे जुड़े हुए हैं। एक अंतर इसकी परिभाषा का ही लिखेंगे कि धमनियां वे रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि शिराएं वे रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त को हृदय में लाती हैं।
कैसा रक्त बहता है, किसमें, तो धमनियां ले जा रही हैं तो शुद्ध रक्त होगा, धमनियों में प्राय शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन याद रखना फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, उल्टा करेंगे, सिराओं में प्राय अशुद्ध रक्त है केवल फुफ्फुसीय सिरा को छोड़कर। उसके बाद धमनियों में जो रक्त बहता है वो झटकों के साथ बहता है क्योंकि हृदय से निकलने के बाद आता है इनमें। और जो सिराएं होती हैं वो शरीर से आ रही होती हैं विभिन्न भागों से, इसलिए इनमें जो रक्त होता है वो सतत प्रवाह के साथ बहता है। इन्हें झटकों को सहन करने के लिए जो धमनियां इनकी भित्ति मोटी व प्रत्यास्थ होती हैं, इनमें कोई झटके नहीं होते, इसलिए इनकी पतली व पेशियां होती है। जो धमनियां हैं इनकी भित्ति में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जबकि जो सिराएं इनमें नहीं पाए जाते। धमनियां शरीर में गहराई में धसी रहती है, जबकि ये त्वचा के नीचे स्थित होती हैं। ठीक है भाई। और केशिकाओं में केवल यही याद रखना है कि धमनियों को सिराओं से जोड़ने वाली, ऊतक के अंदर धमनियों को सिराओं से जोड़ने वाली पतली पतली नलिकाएं क्या कहलाती हैं भाई, केशिकाएं कहलाती हैं। तो ये हो गया भाई अपना परिसंचरण तंत्र का तीसरा घटक। रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती है, धमनी और सिराओं में अंतर। ये प्रश्न बनने वाला जो प्रश्न है इस तीसरे घटक का वो यही है कि धमनी और सिराओं में अंतर लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है ये। और जो चौथा घटक है भाई अपना परिसंचरण तंत्र का, वो है लसिका, अंग्रेजी में इसे लिम्फ बोलते हैं। शुरुआत में ही हमने बताया था लिम्फ या जो लसिका है वो रक्त का ही एक दूसरा रूप है। कैसे है ये देखो, अभी अभी हमने केशिकाओं के बारे में बताया, तो ये रुधिर वाहिनी बना ली अपन ने, होती पतली है लेकिन अपन समझाने के लिए मान लिए केशिका है। तो केशिकाओं की भित्ति की एक विशेषता होती है भाई कि ये जो भित्ति होती है केशिकाओं की ये छिद्रित होती है। अब होता क्या है, इसमें जो रक्त बहता है तो रुधिर वाहिनियों में जो ये रक्त केशिकाओं में जो रक्त बहता है, तो इन छिद्रों के कारण क्या होता है, इस बहते हुए रक्त का कुछ भाग, मतलब इसके कुछ घटक, जिनमें अब कौन कौन से घटक, जैसे प्लाज्मा है, कुछ प्रोटीन है, रक्त कणिकाएं हैं, ये इनमें से बाहर निकल आते हैं। आ गए भाई बाहर, इससे छन जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। और छनकर ऊतकों के मध्य इकट्ठा हो जाते हैं। ऊतकों के मध्य जो रिक्त स्थान होते हैं वहां जाकर ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो इकट्ठा हुआ पदार्थ है ऊतकों के मध्य, उसे ही क्या कहा जाता है भाई, लसिका या ऊतक तरल कहा जाता है। तो ये है भाई लसिका। तो रक्त का ही बताओ एक दूसरा रूप हो गया कि नहीं हो गया, जैसा हमने आपको बताया था, क्योंकि रक्त के ही घटक छनकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और फिर उसको एक नया नाम दे दिया गया लसिका या ऊतक तरल। तो रक्त का ही एक दूसरा रूप है। परिभाषित कैसे करेंगे देखिए, ये रक्त केशिकाएं और ये इनकी भित्ति में उपस्थित छिद्र और ये रक्त के घटक जो यहाँ से छनके आए हैं, जो कहाँ इकट्ठे हो गए, ऊतकों के मध्य रिक्त स्थान में। सबको जोड़ के परिभाषा बनाओ। देखिए, रक्त केशिकाओं या केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रक्त कणिकाएं छनकर ऊतकों के मध्य रिक्त स्थान में आकर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे ऊतक तरल या लसिका कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या हो जाएगी परिभाषा, दोबारा देखो। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन, रक्त कण ऊतकों के मध्य रिक्त स्थान में आकर एकत्रित हो जाते हैं, जिसे ऊतक तरल या लसिका कहा जाता है। अब परिसंचरण तंत्र का घटक कैसे है भाई ये, क्योंकि जो लसिका होता है वो आंतों में जो वसा अवशोषित होती है, वसा का पाचन हो जाता है आंतों के अंदर, और उस पाचित जो वसा है पोषक तत्व के रूप में, तो आंतों की भित्ति द्वारा उसका क्या कर लिया जाता है, अवशोषण, और अवशोषण करके शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो जो आंतों द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थ है उन्हें शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई, लसिका द्वारा किया जाता है। देखिए, लसिका से संबंधित एक और चीज याद रखो, रक्त तो लाल होता है लेकिन जो ये रक्त कणिकाएं छनती हैं, चूंकि आरबीसी बड़े आकार के कण हैं, बड़े आकार की कोशिकाएं हैं ये, तो ये नहीं छन पाती इन छिद्रों से। अब ये इन छिद्रों से नहीं छन पाती तो डब्ल्यूबीसी छन पाएंगी और प्लेटलेट्स छन पाएंगी, तो ये नहीं छन पाएंगी। इसका मतलब जो ये लसिका है इसका रंग कैसा होगा, या तो ये रंगहीन होगी या
हल्के पीले रंग की होंगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो लसिका है वो रंगहीन या एक हल्के पीले रंग का तरल है। कैसा तरल है भाई? रंगहीन या हल्के पीले रंग का। अभी अभी हमने बताया था कि इन छिद्रों से आरबीसी नहीं छन पाती, इसलिए जो ये लसिका है इसे आरबीसी रहित रक्त भी कह दिया जाता है। लसिका को क्या भी कह दिया जाता है भाई? आरबीसी रहित रक्त। एक और बात, जो डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट, जो प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं भाई अपने अंदर, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं इनकी जो संख्या होती है वो लसिका में रक्त से भी क्या होती है भाई? अधिक होती है। मतलब लिम्फोसाइट्स का निर्माण यहाँ रक्त से भी ज्यादा होता है, इनकी संख्या रक्त से भी ज्यादा होती है। और कार्य हमने बता दिया था कि आंतों द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों का वहन करता है। तो ये परिसंचरण तंत्र का भाई चौथा घटक हो गया अपना लसिका या लिम्फ। दो तीन चीज ही याद रखनी है इससे संबंधित। लसिका क्या है तो हमने बता दिया था, रक्त केशिकाओं में बहता हुआ जो रक्त है, यह रक्त केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा इसका कुछ भाग जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन, रक्त कणिकाएं छनकर ऊतकों के मध्य रिक्त स्थानों में आकर एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें ऊतक तरल या लसिका कहते हैं। लसिका जो है वो रंगहीन या हल्के पीले रंग का तरल है, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं होती है, इसलिए इसे आरबीसी रहित रक्त भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स की संख्या रक्त से भी अधिक होती है और कार्य क्या है? आंतों द्वारा अवशोषित पोषक तत्वों का वहन करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात खत्म होती है अपने दूसरे पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं मानव तंत्र, इसके एक और तंत्र परिसंचरण तंत्र, मतलब तीसरा तंत्र अपना यहाँ खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे एक नए तंत्र की। ठीक है।